तो इसमें हमने 3 टर्म डिस्कस किया, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जिसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम के हम नाम से जानेंगे। तो ये लिख लिए होगे। ओके, अब ध्यान देना, हमने इस 2 टर्म को तो डिफाइन किया है और एक फिजिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया। अब हम डिफाइन करेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए ऐसा नहीं कि जो वेपर प्रेशर लगाता है उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, ये नहीं बोलेंगे हम। वेपर प्रेशर के लिए कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? व्हेन इट बिकम इन फिजिकल इक्विलिब्रियम, यानी जब लिक्विड और वेपर फिजिकल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे तभी हम बोलेंगे कि प्रेशर exerted by गैस या वेपर on the surface liquid, on the surface of liquid, यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, when equilibrium will be established, तो प्रेशर जो यहां वाला प्रेशर इस सरफेस पे लगेगा, प्रेशर exerted by vapor on the surface of liquid is known as vapor pressure। यानी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तभी हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करेंगे। जब चाहेंगे तब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। When equilibrium will be established, then we define vapor pressure, तभी हम वेपर प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। ये बातें क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर हम चेक करेंगे, 2 पॉइंट लिख लिए होगे कि अब यहां पर हमें 2 पॉइंट देखना है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा, यानी हमारा टॉपिक होगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर प्रेशर नहीं। यानी वेपोराइजेशन का रेट डिपेंड अपॉन, तुम बताओ कि वेपोराइजेशन का रेट किस पे डिपेंड कर सकता है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन, हम चाहते हैं जल्दी जल्दी वेपोराइज हो जाए, किस पे डिपेंड करेगा, सोच के बताओ। एक आंसर आया कोली का टेम्परेचर, बिल्कुल करेक्ट है। और बताओ, टेम्परेचर के अलावा और बताओ दूसरा। सोच सोच के बताओ कैसे वेपोराइजेशन को ज्यादा कर सकते हो।
नेचर ऑफ लिक्विड बिल्कुल सही है, सरफेस एरिया बिल्कुल सही है। चलो, तो पहला हम लिखते हैं टेम्परेचर। तो आगे लिखवाने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। सेकंड, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ? अगर उस लिक्विड में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब उसके अंदर अट्रैक्शन ज्यादा है, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा। रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा। क्योंकि जल्दी से बॉन्ड ब्रेक, एक प्रेशर कौन बोल दिया ये, तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा? कम होगा। हाँ हाँ, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग देखना पड़ता है तो सर की मीटिंग में तो हम नेक्स्ट ध्यान देंगे सरफेस, सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, सोचो कि जितना ज्यादा वो सरफेस एरिया होगा, मोर सरफेस एरिया मोर वेपोराइजेशन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मोर सरफेस एरिया मोर वेपोराइजेशन। ये तीन बातें लिखो, यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड और सरफेस एरिया। डेंसिटी, डेंसिटी देखो इसी में फॉलो हो जाएगा, डेंसिटी भी लिख सकते हो, डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो भी लिख सकते हो, बट वो इसी में आ जाएगा, मोर डेंस है, डेंसिटी ज्यादा होगा क्योंकि वो वॉल्यूम का टर्म है तो उसका वेपोराइजेशन कम होगा। प्रेशर नहीं बोलेंगे, प्रेशर से यहां कोई लेना है। अब लिख लिए होगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ वेपर प्रेशर। रेट ऑफ वेपर, सॉरी रेट नहीं, वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन तो तुम मुझे ये बताओ कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? वेपोराइजेशन तो समझ में आ गया, वेपर प्रेशर कब किस पे डिपेंड करेगा? वेपर प्रेशर सिद्धांत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। अस्मिता टेम्परेचर और सरफेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे तो वेपर प्रेशर जो होता है वो पहला बात तो ये है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो आगे लिखवाने की जरूरत नहीं है, मोर टेम्परेचर मोर वेपर प्रेशर। दूसरा, ये सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो सरफेस एरिया इतना बहुत बड़ा कंटेनर हो
चाहे छोटा कंटेनर हो चाहे किसी शेप में हो, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका रीजन ये है कि सर हम वेपर प्रेशर जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता है तब तक हम डिफाइन नहीं करते हैं। अगर मान लो कंटेनर में इक्विलिब्रियम आया तो तुम सोचोगे कि सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर, वेपोराइजेशन में और वेपर प्रेशर में दोनों एक साथ नहीं देख सकते हम। रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तो इस लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर लगाएगा, अब सरफेस भी तो ज्यादा बड़ा है। अगर मान लो हो सकता है इक्विलिब्रियम अटेंड करने में टाइम कम लगे, लेकिन यहां पर इस पे जो प्रेशर लगाएगा इक्विलिब्रियम आने के बाद, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद इस सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसका शेप कैसा है और उसका सरफेस एरिया कैसा है। तीसरा बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी वेपर नहीं बनेगा, और जल्दी जल्दी नहीं बनेगा तो उस पे हम बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने स्टेट ऑफ मैटर में बताया है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है, किसमें वैन डर वाल लगता है, उसको देख के हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि इट विल नॉट डिपेंड अपॉन, सॉरी, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, आगे वॉल्यूम में आएगा भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बताओ, और नेचर ऑफ लिक्विड तो हो ही गया, सरफेस एरिया हो ही गया, टेम्परेचर हो ही गया, और बताओ। अगर हम ऐसा सोचो कि अगर मान लो हमने एक प्योर लिक्विड लिया, ध्यान से समझना, एक हमने लिक्विड लिया, प्योर वाटर ही लिया, और एक हमने सॉल्यूशन लिया। एक हमने सॉल्यूशन लिया, मान लो हमने शुगर को डिजोल्व कर दिया और शुगर का हमने एक और सॉल्यूशन शुगर के ले लिया, पानी में शुगर शरबत बना दिया। तो मुझे बताना है कि अगर सेम टेम्परेचर पे दोनों को हीट करें तो वेपर किसका ज्यादा बनेगा, या वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का होगा, या दोनों का बराबर होगा। तो एक का आंसर आया सिद्धांत का प्योर लिक्विड का, बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ, हम आगे इसके बारे में भी डिटेल पढ़ने वाले हैं, कि अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं और एक प्योर लिक्विड होता है, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा मान लो सॉल्यूशन, इसका हमने सॉल्यूशन बनाया तो वेपर प्रेशर कम हो गया, तो क्लियर बात हो गया। मान लो यहां पर हमने 2 मोलर शुगर को, यानी 2 मोल शुगर को डिजोल्व किया, और यहां पर हम अगर सॉल्यूशन बनाते हैं और यहां पर हम कंसंट्रेशन शुगर के अमाउंट ज्यादा रखते हैं 5 मोलर, तो ऑब्वियस सी बात है ए है, बी है, सी है। ए का वेपर प्रेशर ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा होगा। अब बात करेंगे बी और सी में, कि बी और सी में किस पे डिपेंड करे, सॉरी, बी और सी में किसका ज्यादा होगा। तो बताओ मेरे को बी और सी में किसका ज्यादा होगा वेपर प्रेशर। तो बी और सी में बी का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना तुम शुगर उसमें डिजोल्व करोगे, जितना ज्यादा शुगर डिजोल्व करोगे उतना ज्यादा उसका वेपर कम बनेगा। जितना ज्यादा शुगर डिजोल्व करेंगे उतना ही वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा और उसमें वेपर कम बनेगा। इसका मतलब ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। हम इसके बारे में अभी और आगे डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आगे हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे।
और ये हम थोड़ा और आगे आगे लॉजिक भी देखेंगे हम। तो कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम गिरेगा। तो इस बात को हमें चेक करना है कि वेपर प्रेशर इस पे डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो एक इक्वेशन आता है क्लासियस कैप्रोन। मान के चलते हैं कि टेम्परेचर T1 पर प्रेशर P1 है और टेम्परेचर T2 जब हमने चेंज किया तो प्रेशर P2 है। T1 टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, P1 है, और T2 पर वेपर प्रेशर P2 है। अगर हम इसमें बात करें कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो क्लासियस एंड कैप्रियन ने एक रिलेशन दिया, लॉग P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा EV अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये डायरेक्ट हमें ड्राइव नहीं करना है, डायरेक्ट इसको ध्यान में रखना है। अब P2 क्या है, तो टेम्परेचर T2 पे वेपर प्रेशर है। P1 क्या है, तो T1 पर वेपर प्रेशर है। डेल्टा H, सॉरी ई नहीं, डेल्टा H भी लिखेंगे। डेल्टा H भी जो होता है वो होता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वेपर बनाने में कितना हीट लगा, जिसको हम बोलते हैं इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। आर तो जानते हो गैस कांस्टेंट है और T1 T2 टेम्परेचर है। तो ये क्लासियस कैप्रियन का एक इक्वेशन है, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक चीज और भी है कि ध्यान रखना है कि जब वेपोराइजेशन होता है उस समय कूलिंग आता है उसके अंदर। जैसे हम अपने डेली लाइफ में समझ सकते हैं, मटका जो हम पानी गर्मियों में रखते हैं बाहर, वो जितना ज्यादा वेपोराइज होता है उतना ही वो उसके अंदर कूलिंग आता है। यानी ड्यू टू वेपोराइजेशन, ड्यू टू वेपोराइजेशन, ड्यू टू वेपोराइजेशन कूलिंग विल डन। यानी वेपोराइजेशन के वजह से कूलिंग होता है। ड्यू टू वेपोराइजेशन कूलिंग विल डन। ड्यू टू वेपोराइजेशन कूलिंग विल डन, यानी मटके में अगर हम पानी रखते हैं तो वेपोराइजेशन के वजह से ही कूलिंग होता है। तुम ये देखे होगे डॉग वगैरह, डॉग जब चलते हैं तो अपना वो टंग बाहर निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको टंग से वेपोराइजेशन होता है, और टंग से जब वेपोराइजेशन आता है तो उनके बॉडी में कूलिंग आती है। या हम जो कूलर चलाते हैं, कूलर एसी नहीं, जो हम कूलर चलाते हैं, तो कूलर जब हम चलाते हैं तो वहां पर वेपोराइजेशन होता है, और वेपोराइजेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। यानी ड्यू टू वेपोराइजेशन कूलिंग विल डन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, तो इन पे डिपेंड करेगा। अब हम इस बात को आगे उठाते हैं, इसी बात पर हम ज्यादा फोकस करेंगे और इसी में टॉपिक आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हम थोड़ा थोड़ा अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ जब जा रहे हैं तब यहां से ही स्टार्ट करेंगे हम कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, फिर वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग भी जानना होगा, और फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फील भी आने लगेगा कि हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या। स्टार्टिंग में केवल डिफिनेशन भर कर रह जाएगा। तो हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहां से मेन टॉपिक अपना स्टार्ट होता है।
तो हम पहले ये बात करेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टीज which depend upon number of particles, not on nature of particle. अच्छा, इस बात को हम आगे समझेंगे भी, धीरे धीरे इसका फील आएगा कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। नंबर से क्या लेना देना है हमें, तो धीरे धीरे आगे हम जैसे जैसे बताते चले जाएंगे तो इसका मीनिंग और क्लियर होता चला जाएगा। पूरे केमिस्ट्री में 4 तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। पहला होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ये 1 बाय 1 हम इसमें पढ़ने वाला भी है, फिर ये चारों पढ़ेंगे तो अपना टॉपिक एंड भी हो जाएगा। सेकेंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाना, वो अभी आगे 1 बाय 1 बताएंगे, पहले लिख लो। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट वन जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम लोग बायो में पढ़ते भी होगे, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ही होता है, और जो एक्वागार्ड में पानी वगैरह साफ होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस से होता है। तो ये 4 तरह का 1 बाय 1 जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे आखिर क्यों डिपेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, केवल क्वेश्चन में वेपर प्रेशर लिखा रहेगा तो हम उसको कोलिगेटिव नहीं बोलेंगे। केवल क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट लिखा रहेगा हम उसको कोलिगेटिव नहीं बोलेंगे। केवल फ्रीजिंग पॉइंट लिखा रहेगा तो नहीं बोलेंगे। कि ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा रहेगा तो बोलते हैं, और उसका रीजन क्या है वो आगे समझ में आएगा। चलिए कंपेयर कराते हैं हम, ठीक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। तो उसी में फील आएगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करेगा। ये लिख लिए होगे। सबने राइट डाउन किया? ओके। अब हेडिंग डालो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग मतलब कम हो जाना। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ध्यान से समझना। अब हमेशा जब हम अब यहाँ चैप्टर में बात करेंगे, लोअरिंग चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, सब में हम एक कंटेनर में प्योर लिक्विड लेंगे। चाहे वाटर ही ले लो, प्योर लिक्विड लेंगे। मान लेते हैं वाटर ही ले लेते हैं, और उसी लिक्विड का हम सॉल्यूशन बनाएंगे। चलो मान लेते हैं यहां पर हमने एक शुगर का सॉल्यूशन बनाया। हमने यहां पर एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाया। एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाया।
जितना टेम्परेचर पे इसको हीट किया उतना टेम्परेचर पे इसको भी हीट किया, सब कुछ सिमिलरिटीज है। तो हमारा अभी अभी हमने तुमसे पूछा था कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी अभी हमने पूछा था, तो तुम बोले थे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्यों, वाई का आंसर क्या है, क्यों ऐसा है, तो मुझे तुम जवाब दोगे कि क्यों ऐसा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ज्यादा है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो तुम सोच के बताओ कि इसका प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा है। वाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई बताओ। ड्यू टू लेस कंसंट्रेशन, किसका। अब ध्यान दो इधर, इस सरफेस पे ध्यान से सुनना, इस सरफेस पे अच्छा वाटर जो है वो वोलाटाइल है। तो बार बार वर्ड आएगा वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब जो जिसका वेपर बनता है। तो याद रखना जो उड़ता है मतलब वेपर बनता है। सॉल्यूशन में वाटर, यहां सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वाटर वोलाटाइल है और जो शुगर है वो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब वेपर बनता नहीं है। अब ध्यान देना आगे, यहां पर जो अब वेपराइजेशन कहां से होता है, सरफेस से। तो ये मान के चलते हैं कि ये वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये अब वेपोराइजेशन को तैयार हो गए हैं, ये अब उड़ने वाले हैं, ये वेपोराइजेशन के लिए अब तैयार हो गए। तो मान लो इसके सरफेस पे उड़ने वाला की संख्या 100 है जो वेपोराइज को जा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि इसके सरफेस पे उड़ने वाला की संख्या 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा। तो हमारा आंसर किसी किसी का आया भी कम होगा, बिल्कुल सही है। यहां पर उड़ने वाला की संख्या कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, देखो मैं आसान इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। क्यों कम हो जाएगा, तो देखो यहां मैंने दो कलर से बनाया हूं, एक ब्लैक और एक ब्लू। यहां केवल ब्लैक से बनाया, तो ब्लैक उड़ने वाला है। यहां क्यों कम हो जाएगा, तो इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स शुगर के भी होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो सरफेस में भी तो रहेंगे ना। वो ऐसा थोड़ा है कि वो यहाँ बॉटम लेयर में बैठे हुए हैं, वो तो उनके साथ मिक्स हो गए हैं। चाहे ऊपर का पानी पियो चाहे नीचे का पानी पियो, सब मिठाई लगेगा, यानी इसमें वाटर के पार्टिकल्स। तो सरफेस तो एरिया उतना ही है ना, सरफेस ये तो चेंज नहीं होगा। तो यहां उड़ने वाला की संख्या कम हो गया, 80 हो गया मान लेते हैं, तो रेट ऑफ वेपोरेशन भी कम हो जाएगा।
फिर एक क्रॉस क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अभी अभी हमने बोला था कि वेपर प्रेशर तो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है, फिर हम सरफेस ही चेक कर रहे हैं। तो इस बात का आंसर ये है कि यहां जो सरफेस चेक किया जाता है पर यूनिट वॉल्यूम में चेक किया जाता है। तो हम यहां लिखेंगे कि नंबर ऑफ volatile particles in pure liquid पर यूनिट वॉल्यूम, ये जरूर लिखेंगे हम, क्योंकि ये सरफेस हम पर यूनिट वॉल्यूम में चेक करते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम इज मोर देन नंबर ऑफ volatile, ये volatile नंबर ऑफ volatile particle in solution पर यूनिट वॉल्यूम। यानी number of particles, volatile particle in pure liquid per unit volume is more than number of particle in solution per unit volume। यानी यहां उड़ने वाला की संख्या ज्यादा है, यहां उड़ने वाला की संख्या कम है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसीलिए यहां पर रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा। दैट्स वाई रेट ऑफ वेपोराइजेशन is more in pure liquid। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा देन वेपर प्रेशर विल बी ऑल्सो more, इसीलिए वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। नीचे वाला दिख रहा है। तो मुझे बताओ ये बात क्लियर हुआ क्या कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर। अच्छा, तो तुम यहां पर क्या चेक किए मेरे को ये बताओ, क्या तुम लिक्विड का नेचर चेक किए या नंबर ऑफ पार्टिकल चेक किए? क्या चेक किए तुम? हमारा आंसर है नंबर ऑफ पार्टिकल चेक किया हमने। इसीलिए इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम नेचर नहीं चेक कर रहे हैं, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेक किया जा रहा है। दैट्स व्हाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां पार्टिकल्स की संख्या को देखा जा रहा है, उनकी नेचर को नहीं देखा जा रहा। क्यों? नेचर को क्यों नहीं देख रहे हम? अरे ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी वाटर, ये भी वाटर। तो हम यहां पर उसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देख रहे हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर में हमेशा दो आएगा, एक प्योर आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। इसलिए नाम पड़ा हुआ है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी सॉल्यूशन में हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्योर। रेट ऑफ वेपोराइजेशन हम इंक्लूड कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल डाल दिए तो उसमें वेपोराइजेशन का रेट कम हो जाएगा। तुम अगर घर में सिगड़ी पर पानी को हीट करो और एक के कंटेनर में थोड़ा सा शुगर लेके हीट करो और एक कंटेनर में ज़्यादा शुगर डाल के हीट करो, देखोगे तो प्योर वाटर में वेपर ज़्यादा बनेगा।
तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन उसमें ज्यादा होता। हम उस बात को कंसंट्रेशन से भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ सकते। क्या मुझे थोड़ा सा ये समझ में आया तुम्हें कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से क्यों जाना जा रहा है? देखो वेपर प्रेशर को हम नहीं बोल रहे हैं, समझ में आया? वेपर प्रेशर क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोअरिंग नाम से भी क्लियर हो कि इसके साथ कंपेयर, कमी हो जाना, इसीलिए केवल वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव नहीं होता है। लोअरिंग इसके साथ रिलेशन, इसके साथ विथ रिस्पेक्ट टू कमी हो गया, तो कमी जो हुआ वो किसी के रिस्पेक्ट में हुआ होगा ना, तो इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब जब आएगा तब हम लोअरिंग का नाम जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। केवल वेपर प्रेशर बोलने से वो कोलिगेटिव नहीं होता है। ये बातें क्लियर हो गया होगा तुम लोग को? अच्छा, एक बात और है कि मान लो यहां कंसंट्रेशन कम है और कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ा दिए हमने, तो ज्यादा बढ़ाएंगे तो नहीं उड़ने वाला की संख्या और घटेगा ना, इसीलिए वेपराइजेशन कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो नहीं उड़ने वाला की संख्या और कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लियोगे सबने, डायग्राम के साथ लिखना है, सारे जितने ही बताऊंगा सब डायग्राम के साथ लिखना। क्या राइट डाउन किए क्या सबने? ओके, किसी का बाकी नहीं है ना? अब ध्यान देना, तो इसका तो हमें आंसर मिल गया कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का कम होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और नोट डाल के लिख लेंगे कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लोअरिंग मतलब कमी आ जाना, यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा लोअरिंग कमी उतना ही ज्यादा आएगा। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि विच हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर। पहला ऑप्शन है 1 मोलर एक्वस शुगर सॉल्यूशन। सेकेंड है 2 मोलर एक्वस शुगर सॉल्यूशन। अच्छा, ये कंपेयर हमेशा वाटर यानी प्योर, अगर शुगर सॉल्यूशन है एक्वस है तो हम प्योर वाटर से ही कंपेयर करवाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में इसका कमी, वाटर के रिस्पेक्ट में इसका कमी। 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी एक्वस शुगर सॉल्यूशन, एक्वस शुगर सॉल्यूशन। फोर्थ है 4 मोलर एक्वस शुगर सॉल्यूशन। क्लियर हो गया होगा? तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ, एक का आंसर आ गया विशाल कोहली का, सिद्धांत का, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नहीं होगा, गलत है, 1 होगा। जितना कम कंसंट्रेशन होगा उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हाईएस्ट, क्या लिख दिया, तो मुझे इसका आंसर बताओ। और दोनों क्वेश्चन नहीं रहने देना, इसका लिख के और केवल ऑप्शन लिख लेना।
इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, बिल्कुल सही। तो ये भी देखना है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लोअरिंग पूछ रहा है या हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, इसमें सबसे कम होगा। तो डिफरेंस वाटर वाला से हमेशा प्योर से कंपेयर करना है, ध्यान रखना है इस चीज को, प्योर से कंपेयर करना है, ये नहीं कि प्योर से नहीं करना है। प्योर से इसका, प्योर से इसका, प्योर से इसका, प्योर से इसका, इसमें सबसे ज्यादा कम ही आएगा, तो उसमें लोअरिंग सबसे ज्यादा है। ये भी लिख के ऑप्शन लिख लेना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हाईएस्ट 4 ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर तुमने कंसंट्रेशन से डिसाइड किए, लोअर कंसंट्रेशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, चलो तो आगे हम बात करते हैं, ये लिख लिए होगे। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं यही अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। हमने बोला 1 मोलर यानी 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोल होगा एक्वस शुगर सॉल्यूशन, और हमने बोला 1 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन। तो तुम मुझे अब जवाब दोगे कि किसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा या इक्वल होगा या किसका लोएस्ट होगा। अगर हमें सॉल्यूशन बदल दिया गया तो कंपेयर कैसे करेंगे? करो, हर पॉइंट्स पे क्वेश्चन देंगे। चलो बात करते हैं इस पे। अब तुम इससे पहले जो तुम बोले थे वो कंसंट्रेशन देख के बोले थे, अब यहां पर लोचा आ गया। लोचा ये है कि कंसंट्रेशन बराबर है, शुगर है, शुगर का कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। NaCl कितना मोल होगा? 1 मोल होगा, क्योंकि मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल पर लीटर, 1 लीटर पानी होगा, 1 मोल होगा, 1 मोल पर लीटर। अब ध्यान देना, अच्छा प्योर लिक्विड से हमेशा कंपेयर करना है। अब ध्यान देना यहां पे, मान लो हमने यहां पर सॉल्यूशन ले लिया, और इसके अंदर हमने शुगर को डिजोल्व कर दिया। अच्छा, हम शुगर के बारे में जानते हैं कि शुगर जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है, लेकिन आयंस में ब्रेक नहीं होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। ये तुम लोग को ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, ये सब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, आयनाइज नहीं होते हैं, कोवैलेंट है ना। तो मान लो 1 मोल डिजोल्व हुआ तो 1 मोल ही इसके सरफेस पे आएगा या कुछ सरफेस पे आएगा। लेकिन मान लो ये प्योर वाटर है, मान लो हमने सॉल्यूशन बनाया और हमने इसमें NaCl ले लिया। अगर मैं NaCl को पानी में डाल दूं तो Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, यानी 1 मोल जब पानी में जाता है तो 1 मोल ये होगा और 1 मोल ये होगा, यानी 1 से 2 हो गए। ये 1 था तो 1 ही रह गया था, लेकिन ये पानी में जाने के बाद 1 से क्या हो गया? 2, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे चार्ज भी तो एक पार्टिकल्स तो ही तो है। अब मान लो यहां पर 1 ही मोल है तो मैं 1 ही पॉइंट को डाल रहा हूं। यहां मान लो वाटर के शुगर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट शुगर 1 है, लेकिन इसके सरफेस पे NaCl जब जाएगा तो एक Na+ होगा और एक Cl- होगा।
यानी यहाँ पर एक पार्टिकल्स होंगे तो यहाँ पर दो पार्टिकल्स होगा। इसका मतलब यहाँ पार्टिकल्स नहीं उड़ने वाला की संख्या ज्यादा है, इसीलिए इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो 1 इज ग्रेटर देन 2। रीजन क्लियर समझा दिया मैंने। आयनाइज्ड होने के बाद ये 1 से 2 बन जा रहे हैं, इसीलिए इनका वेपोराइजेशन कम होगा। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं उड़ने वाले, एक ही दिमाग में पकड़ के रखना है, नहीं उड़ने वाला की संख्या ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं और मैं लिखूं 1 मोलर इक्वल्स MgCl2, और इसी क्वेश्चन को और मैं इलेबोरेट कर दूं और मैं लिखूं 1 मोलर इक्वल्स AlCl3, तो देखो ये एक पार्टिकल है, एक ही रहेगा। ये 1 से बन जाएगा 2 और ये 1 से बन जाएगा 3। कैसे? Mg और 2 Cl, और ये 1 से बन जाएगा 4, 1 अल्युमिनियम और 3 क्लोरीन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो मैं केवल 2 पे समझाया था। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पर 1 का वेपर प्रेशर ज्यादा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब तुम दिमाग में डाउट आएगा कि सर कंसंट्रेशन भी चेंज और NaCl और शुगर भी चेंज, तो क्या करेंगे? तो वो आगे बताएंगे वो क्या करेंगे। हम उसमें उसको डेटा देना पड़ेगा, उसको हम लॉजिकल नहीं बता सकते हैं, उसमें उसको डेटा देना पड़ेगा। तो कुछ डेटा वो देगा, उसके बेसिस पर हम निकाल लेंगे कि किसका ज्यादा होगा। जैसे शुगर यहाँ हमने 2 मोलर कर दिया या यहाँ 2 मोलर कर दिया, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर किसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन किया कि सॉल्यूशन सेम तो कंसंट्रेशन डिफरेंट, और जब कंसंट्रेशन सेम तो सॉल्यूशन चेंज। तो उस केस में अब ऐसा नहीं होगा कि ए भी चेंज और ए भी चेंज, ऐसा होगा तो आगे बताएंगे वो क्या करना होगा, उसमें डेटा वो देगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या ये बातें क्लियर समझ में आया कि क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं तुम्हें बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? यानी जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करे, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। 2 पार्टिकल्स बड़ा, वेपर लोअरिंग ज्यादा कम हो गया, लोअरिंग ज्यादा हो गया। क्या ये बातें सबको समझ में आया? क्लियर? साक्षी और बाकी को सुतार। चलो इसको पहले लिख लो, लिखने के बाद अब हम आगे, अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अभी हम इसी में पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी आगे आएगा, अभी हम वेपर प्रेशर में ही पढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि नाम से भी क्लियर हो रहा है टॉपिक सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव, ठीक है। तो अब लिख लिए होगे। अब बात रहा ये कि हमने कोलिगेटिव का मीनिंग भी जान लिया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बाद में पढ़ेंगे। बात रहा ये कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो तो रहा है, लेकिन हमसे कोई पूछेगा कितना हो रहा है, तो उस समय क्या करेंगे? बताएंगे उसको, ये जानने के बाद कि उसमें वेपर प्रेशर में कमी कितना आया, वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, इसका हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए। थ्योरेटिकल भाषा में तो हम जान गए कि कम होगा, क्यों कम होगा, ये सारा चीजें हमने जान लिया। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे कि कितना कम होगा। तब यहां से मेन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, यानी थ्योरेटिकल नहीं, अब लॉजिकल सब बता दिया तुमने। अब यहां से न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक स्टार्ट होता है। तो पहले छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स, लेकिन यहां से बहुत विशेष तरह से ध्यान से सुनना और देखना भी, मतलब इसके लेक्चर के बाद क्योंकि मैथमेटिकल है, फिर मत बोलना कि सर दोबारा इसको रिपीट करो, इसलिए विशेष ध्यान देना। मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। तो अभी 1-2 टर्मिनोलॉजी बता दे रहा हूं, हेडिंग डालना या ऐसे लिखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर,
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और डायग्राम के साथ हर चीज बनाना। यहां मान लो हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, और यहां पर हमने प्योर लिक्विड लिया, ये प्योर लिक्विड है और ये सॉल्यूशन है। एक हमने प्योर लिक्विड लिया और एक हमने सॉल्यूशन लिया। अब यहां पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पी नॉट से। बुक वगैरह में पी नॉट लिखा रहता है, प्योर फॉर्म को पी नॉट से लिखते हैं, और यहां जो वेपर प्रेशर होगा वो पीएस से लिखते हैं, यानी पीएस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब लोअरिंग, कमी आ जाना, तो लोअरिंग को हम लिखते हैं पी नॉट माइनस पी एस। ये तो हम अभी लिख रहे हैं, इसका वैल्यू हमने नहीं निकाला है, ये भी निकालेंगे। और एक और टर्म में आता है रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है, लोअरिंग का तो मतलब ये हो गया, रिलेटिव का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड के कंपेयर में उसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और शॉर्टकट में लिखते हैं इसको RLVP, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP। इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आगे अभी सब। बातें क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहां से, तो देखो यहां से ये लिख लिए सबने, अब यहां से आगे ध्यान देना। अब यहां से हम बात करते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। लोअरिंग तो समझ में आ गया, रिलेटिव लोअरिंग समझ में आ गया, लेकिन वैल्यू कैसे निकालेंगे? पी नॉट ऐसे फॉर्मूले से निकालेंगे क्या? तो अब यहां से स्टार्ट होता है, और ये बोर्ड वगैरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, इसको ड्राइव करने के लिए भी आता है। तो हम लिखेंगे कि वेपर, हमारा हेडिंग होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे मान लो हमने पानी में शुगर डाल दिया, तो पानी में शुगर डालने से क्या होगा, जो वेपर नहीं बनेगा उसको हम बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। तो हम ये नाम लेके क्यों पढ़ रहे हैं नॉन वोलेटाइल? तो इसके बाद हम दो लिक्विड को मिलाने वाले हैं। अभी तो एक हम सॉलिड को मिला रहे हैं और एक लिक्विड है, इसके बाद हम दो लिक्विड को मिला देंगे, तो उस समय दोनों वोलेटाइल हो जाएगा। इसीलिए हमें यहां लिखना आता है
कि हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी वो उड़ने वाला नहीं है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो ध्यान देना यहाँ, ये हमने प्योर लिक्विड लिया, मान लो वाटर लिया या सॉल्वेंट बोल सकते हैं हम, दिस वन विल बी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोल लो, प्योर सॉल्वेंट है ये, प्योर सॉल्वेंट, या इसको लिक्विड 1 के नाम से जान ले लो। हेलो, हाँ जी, हाँ इवनिंग को भेजता मैं। प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड 1 हमने ले लिया, ठीक है। और यहां जो वेपर प्रेशर है वो P0 है, यानी हम बोल सकते हैं P0 इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड। अब हमने इसको बना दिया सॉल्यूशन। जब हमने इसको सॉल्यूशन बनाया तो इसमें हमने मान लो एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाया, एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर केवल वेपर प्रेशर हम बोलेंगे सॉल्यूशन का, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें एक उड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है वो नहीं उड़ेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो उड़ेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है वो नहीं उड़ेगा, यानी शुगर वगैरह नहीं उड़ेगा। तो हम लिखेंगे कैसे, तो हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से समझना, इक्वल टू जो सॉल्वेंट है उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ध्यान से समझना इसको, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म इनटू, यानी लिक्विड का प्योर फॉर्म वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, डेटा देता है वो, इनटू मोल फ्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो वो लिक्विड है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कहां पर, इस सॉल्यूशन के अंदर। मोल फ्रैक्शन जो लेना है, और मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि सॉल्यूशन का लेना है, क्यों लेना है तो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, सॉल्यूशन का बारे में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वेपर में भी हम निकाल सकते हैं, तो हम आगे बात करेंगे। और इस चीज पे स्टार लगा लेना कि हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो लेंगे उस सॉल्यूशन का अंदर लेंगे, यानी यहाँ सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्वेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इस तरह से लिखने को हम बोलते हैं रॉट लॉ, दैट इज रॉट लॉ, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल को इस तरह से लिखने को हम बोलते हैं रॉट लॉ, यानी इसमें हम रॉट लॉ ही पढ़ रहे हैं, और ये हमें बोर्ड वगैरह में लिखने के लिए आता है, कभी हुआ नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट है उसका, कुछ ऐसा नहीं लग रहा पार्शियल प्रेशर के जैसा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, बस पी टोटल के जगह क्या आ गया है, प्योर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब इसको थोड़ा सिंबॉलिक लिख देते हैं, पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये पहला। अभी मैं कई फॉर्म बताऊंगा और तुम लिख लिख के स्टार लगाते जाओगे, जब मैं पूरा ये टॉपिक पढ़ा लूंगा यहां तक, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, तो एक समराइज करो, क्योंकि ये 5-6 पॉइंट बॉक्स में मैं लिखवाऊंगा। तो ये पहला हमारा आया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
इक्वल टू इसका प्योर फॉर्म में और इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई? यहां तक सबको बातें क्लियर हो गई? लिख लिए? डायग्राम के साथ लिखना है। कोई डाउट? और ध्यान से पढ़ते रहना यहाँ, फिर दोबारा मत बोलना कि सर रिपीट। इसलिए बी अटेंशन, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ना है। कहां पर मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूं, बहुत जहां पर इंडिकेट कर रहा हूं सोच लो इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूं कि सॉल्वेंट का सॉल्यूशन फेज में लेंगे, तो तुम वहां पर इस चीज को ध्यान में रखोगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आगे आएगा तो बताएंगे। क्या ये सबने लिख लिया? हटाऊं? अब ध्यान देना। अब ये जो तो हमने लिख लिया और निकालने का तरीका आ गया। अब इसी को हम अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं और इसको लिखने को हम बोलते हैं रॉट लॉ। अब इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे? पी एस इक्वल टू पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो हम क्या जानते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम। मैं कई बार बोलता हूं कि मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। अब थोड़ा सा इसको हम अलग अलग टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो 5-6 टर्म हम लिखेंगे, ध्यान से समझना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं। पी एस इक्वल टू पी नॉट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लाता हूं मैं। पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको मैं इधर लाता हूं तो प्लस बन जाएगा, और इसको इधर लेके जाऊंगा तो 1 में से माइनस हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये प्लस हो गया इधर लाया तो, और ये हो जाएगा 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और मैं इसको लेफ्ट लिख दे रहा हूं, इसको राइट लिख दे रहा हूं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि ये टर्म क्या कहलाता है? ये टर्म क्या कहलाता है? ये टर्म क्या कहलाएगा? एक आंसर आया साक्षी का, बिल्कुल करेक्ट है। ये टर्म आरएलवीपी कहलाता है, और स्टार्टिंग में ही बताया था आरएलवीपी। तो अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे कि आरएलवीपी का वैल्यू बताओ, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बता देंगे, ये दूसरा बॉक्स है। अगर हमसे क्वेश्चन में केवल पूछा होता कि लोअरिंग बताओ केवल, तो हम बताते पी नॉट माइनस पी एक्स पी एस, ये केवल बताते, ये लोअरिंग है। तो न्यूमेरिकल्स में देखना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ रहा है। अगर हमसे पूछता कि रिलेटिव लोअरिंग बताओ आरएलवीपी, तो हम इसका वैल्यू बताते हैं। इस चीज को विशेष ध्यान रखना कि आरएलवीपी पूछ रहा है कि लोअरिंग पूछ रहा है। अगर पूछता कि सॉल्यूशन का बताओ, तो यही सब निकाल देते। ये प्योर का दिया रहता, मोल फ्रैक्शन निकालते और इसका वैल्यू निकाल देते। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दिया जाए कि कितना मोल फ्रैक्शन वो भी निकाल देंगे। क्या इतना बातें समझ में आया? ये हम दूसरे फॉर्मेट में लिखे हमने।
एक इस फॉर्मेट में और एक इस फॉर्मेट में। बॉक्स बनाते चलना और इसका तुम्हें समरी लिखना है लास्ट में, क्योंकि हम कौन सा न्यूमेरिकल्स कब यूज करेंगे ये चीज तुम्हें ध्यान देना है। सबने लिख लिया? अब ध्यान दो इसके आगे, अब इसको हम और भी मॉडिफाई करते जाएंगे। अब ध्यान देना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब मान लो एक कंटेनर में सॉल्यूशन है, वही वाला सॉल्यूशन जो स्टार्टिंग में लिया था। N1 मोल सॉल्वेंट है, हमने मान लिया, यह क्वेश्चन में दिया रहेगा। N2 मोल सॉल्यूट है। तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? तो निकालना आसान होगा। कैसे? मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। मोल ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात करें तो N2 है और ये हो जाएगा N2 प्लस N1। अब ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने कुछ किया नहीं है, बस इसी को मोल के टर्म में लिखा है, मोल क्वेश्चंस में दिए रहेंगे। अब ध्यान देना इस पॉइंट पे, जो रॉट लॉ होता है, जो रॉट लॉ होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो उसके लिए हम RLVP नहीं निकाल सकते हैं, कितना कमी आया कितना नहीं आया उस हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये लाइन कहने से मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये और भी होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये एप्लीकेबल होता है डाइल्यूट के लिए। डाइल्यूट कहने का मतलब क्या हुआ? मोल ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट इज सॉल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन सॉल्यूट। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब सॉल्ट बहुत, मान लो शुगर बहुत कम है और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। तो यहां पर ये डाइल्यूट कहने का मतलब ये हुआ कि इस टर्म को हम नेगलेक्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये कम है, तो हम इसको, हमें नहीं भी ऐड करें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। यानी यहां हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो RLVP जो है हम इस फॉर्मेट में भी निकालते हैं। तो जब तुम्हें न्यूमेरिकल्स में करवाऊंगा तो बताऊंगा किस बॉक्स का यूज कब करना है। तो ये RLVP मोल के टर्म में हमने निकाला, सब एक ही से निकल के आ रहा है, बस हम उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं। तो ये चीजें न्यूमेरिकल बेस पे आता है, सब तुम्हें भी मॉडिफाई करना आना चाहिए। हम इसको मोल के टर्म में लिख रहे हैं, तो इस लिख के बॉक्स बना लेना और मुझे बताओ ये समझ में आया या नहीं आया। अभी आगे भी फॉर्मेट में लिखेंगे हम, क्या ये बातें सबको समझ में आई या नहीं आई? ओके,
तो ये लिख लिए सबने। तो ध्यान देके पढ़ना। और अब हटाओ इसको, अब ध्यान देना आगे। अब यहां पर RLVP N2 अपॉन N1 आ गया। अब हमें बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन देता है या डेरिवेशन करने के लिए देता है कि RLVP लिखो वेट के फॉर्म में, वेट ऑफ सॉल्यूट के टर्म में या सॉल्वेंट के टर्म में। तो देखो यहां ध्यान से, ये मोल है, मोल ऑफ सॉल्यूट है, ये मोल ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास मोल होता है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना, N2, N2 किसका है? ये भी टर्म भी ध्यान देना है, N2 सॉल्यूट का है। N1 गिवन मास मान लेते हैं W1 है और मोलर मास M1 है, और N2 जो है यानी मोल ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास W2 मान लेते हैं और मोलर मास M2 मान लेते हैं। एक क्वेश्चन में दिया रहेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब इसको हम मास के टर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे? गिवन मास यानी W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये दोनों को टर्म में हमने मास के टर्म में लिख दिया। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू W2 अपॉन M2, क्या यही W1 लिख दे रहा हूं, इनटू ये हो जाएगा M1 अपॉन M2। तो ये हमने मास के टर्म में ये लिखा है, यानी एक दूसरे में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, कहीं मोल के टर्म में, कहीं मास के टर्म में, कहीं मोल फ्रैक्शन के टर्म में। कब कहाँ यूज करना है वो मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स के साथ बताऊंगा। जब हम इस पे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे तब किस बॉक्स को कब लाना है उस समय मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बातें क्लियर हो गई? अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी भी लिखना है कि W1 और M1 क्या है। तो W1 क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है। और M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। और M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बोर्ड वगैरह में तुम्हें लिखने के लिए यहां तक, मतलब ये जब तुम मोल फ्रैक्शन निकाले थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसके बाद मोल के टर्म में लिख सकते हो, लिख के एक नेगलेक्ट करके फिर इसके टर्म में लिख सकते हैं। अब ध्यान देना आगे, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, हमने यहां लिखा था मोल ऑफ सॉल्यूट, लिखा था ना, उसके पहले वाला में लिखा था मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब यहां मोल ऑफ सॉल्वेंट लिखना है, लेकिन मोल ऑफ सॉल्वेंट के बदले हम ये लिख रहे हैं, यानी W1 बोले तो मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम मोल के टर्म में ही रहने देते हैं
और इसको हम मास के टर्म में लिख रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, इसको हमने ये जो है इसको लिखा, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट है। अब यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो हमने ऊपर वाला का मोल ही लिखा है, और ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब क्या करते हैं, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं अभी बता रहा हूं। मान लो ये मास ग्राम में है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये टर्मोलॉजी, ये जो मैं राउंड किया हूं, ये तुम्हें क्या नजर आता है, क्या इंडिकेट करता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 क्या बताता है? जल्दी से बताओ क्या बताता है। बिल्कुल आंसर है सिद्धांत विशाल कोहली का, मोलालिटी बिल्कुल बताता है। तो हमने 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें मान के चलना है कि ये मास ग्राम में है, केजी में नहीं है, क्योंकि हम बकेट भर के लैब में नहीं ले जाते हैं, और वो भी डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट है तो बहुत कम अमाउंट में लाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, इनके बदले हम मोलालिटी लिखते हैं। ये सब बोर्ड में नहीं है तुम्हारा, बट ये नीट वगैरह में आता है, मोलालिटी इसके बदले, और ये लिख देंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। तो इसको हमने इस बार आरएलवीपी को मोलारिटी के फॉर्म में लिख दिया। अब ये न्यूमेरिकल्स कैसे अटेम्प्ट करेंगे ना, जब क्वेश्चन में मोलारिटी दिया रहेगा, मोलालिटी, ठीक है, तो ग्राम में ही रहेगा मास, इसीलिए मोलालिटी रहेगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब मुझे बताओ क्या ये टर्म समझ में आया? क्योंकि आरएलवीपी का ये टर्म समाप्त हुआ। अब दूसरा जो है मतलब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल वाला पार्ट क्लियर हो गया। तुम्हें क्या करना है, आज इसका जितना भी बॉक्स बनवाया मैं उसको समराइज करना है, क्योंकि जब मैं कल पढ़ा के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इस बात पे तुम्हें ध्यान देना होगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें हम, नहीं तो क्वेश्चंस पढ़ते ही रह जाओगे, क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और इसको थोड़ा आज प्रॉपर अभ्यास करना कि किस तरह से लिखा गया है। कोई डाउट है तो यहां से बोलो, और नहीं तो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब दो लिक्विड को मिलाया जाएगा तब। अच्छा, ये सब लिखने को रॉट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा, बोथ आर वोलेटाइल, दोनों अगर वोलेटाइल होगा तो क्या होगा। ये मैंने 5-6 फॉर्मेट में तुम्हें आरएलवीपी का लिखवाया। एक चीज और ध्यान रखना, आरएलवीपी पूछेगा तो इस पूरे का वैल्यू निकालना है, लोअरिंग पूछेगा तो इसका निकालना है, सॉल्यूशन का पूछेगा तो इसका निकालना है, बाकी वो डेटा दिया रहेगा। क्लियर है?
ये बातें सबको समझ में आ गई? चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जब हम वेपर प्रेशर किसके लिए, जब दोनों वोलेटाइल हो, बोथ आर वोलेटाइल। 15 से 30 तक लॉकडाउन है शायद।